बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तैयारी अच्छी चल रही होगी सबकी, क्योंकि आफ्टर ईद तो सबके एग्ज़ाम हैं और सबको जो परेशानी होती है वो इंग्लिश ऐसे की ही होती है कि इंग्लिश ऐसे जो है कैसे लिखा जाए, कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए और कैसे इसकी प्रेजेंटेशन की जाए, किस तरह टाइम मैनेज किया जाए। ये सारी की सारी जो मेन सर दर्द होता है एस्पायरेंट्स का, वो यही होता है। और इसके साथ साथ बाकी भी चीज़ें इक्वली चल रही होती हैं, सभी प्रेशराइज होती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिपोर्ट जो है वो दी थी और ये रिपोर्ट जो है ये मेरे पास है। और इस रिपोर्ट में जो इंग्लिश ऐसे के बारे में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश प्रेसी, जनरल नॉलेज एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह जो है उन जो आपका जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पेपर्स को किस तरह अटैम्प्ट करें। फिर उन्होंने एक अलहदा एक और दूसरी जो है पब्लिश की है जिसको सिर्फ इंग्लिश ऐसे के बारे में, कि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स थी और ऐसी जो है वो एक रूमर्स थी कि ऐसे किस तरह अटैम्प्ट किया जाए और किस तरह उसको जो है उसके जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, आउटलाइंस किस तरह बनाई जाएं, वो सारी की सारी इन्होंने इसमें सारी क्लैरिटी बिल्कुल ओके कर दी हैं कि एक जो स्टूडेंट है उसको किस तरह जो है वो ऐसे लिखना चाहिए और उसके पास जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है, उसको किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो एग्जामिनर्स थे ये उनकी रिपोर्ट्स हैं और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं और मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूँगा, वो भी आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करके उसको एक दफ़ा थॉरोली रीड भी कर लेना है। अब हम आते हैं इंग्लिश ऐसे के ऊपर। इंग्लिश ऐसे जो आपका है CSS का, वो 2500 से 3000 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे होता है और इसमें यह है कि आपके पास 3 आवर्स होते हैं। इन 3 आवर्स में आपने ये सारे का सारा ऐसे लिखना होता है और ऐसे की जो मेन चीज़ें हैं वो ये क्या है कि आउटलाइन लिखनी है, सेकंड क्या है, इंट्रो लिखना है, एंड थर्ड जो है वो आपका क्या है, बॉडी पैराग्राफ्स, एंड फोर्थ जो है आपका कंक्लूजन। ये 4 थिंग्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंप्लीट ऐसे स्टैंड्स। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसी को प्रेजेंट करना है वहाँ पे ऐसे में जाके एग्ज़ाम में जब आपने ऐसे लिखना है। अब 3 आवर्स में आपने सबसे पहले तो ये करना है, टाइम को मैनेज करना है। मैं हमेशा ये स्टूडेंट से कहता हूँ कि टाइम की मैनेजमेंट जो है इज़ मोर नेसेसरी देन योर प्रेपरेशन। आप स्टडी कर रहे हैं, आप ऐसे बेतहाशा पढ़ रहे हैं, बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप जब वहाँ एग्ज़ाम में जाते हैं प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते। आप 1 घंटा आउटलाइंस बनाने पे लगा देते हैं और बाकी आपके 2 आवर्स रिमेनिंग हैं, उसमें तो आप नहीं लिख सकेंगे सारे का सारा ऐसे। तो आप ऐसे से पहले ऐसे की प्रैक्टिस करें, फुल लेंथ ऐसे लिखें। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बस हम एग्ज़ाम में ही जाके प्रैक्टिस करेंगे और देखा जाएगा क्या होता है, ऐसा नहीं होता। आप पहले से कोई टू सम एक्सटेंट 5 से 10 ऐसेज लिखें प्रॉपर, जैसे तरह एग्ज़ाम में बैठते हैं वहीं पे उसी टाइम पे बैठ के लिखें और फिर उसके बाद उसकी जो है अपनी एवेलुएशन खुद से देख कर लें। कोई टीचर नहीं है अवेलेबल, खुद से उसकी एवेलुएशन कर लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। यूर सेल्फ आर योर मास्टर्स। सो आउटलाइंस में आपने जो मैक्सिमम आपका टाइम लगना चाहिए वो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स भी नहीं, 20 मिनट्स आपके इसमें जो है मैक्सिमम आप इसको दे सकते हैं, 20 मिनट्स ऐसे को, एंड टू सम एक्सटेंट 10 to 15 मिनट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आपने बॉडी पैराग्राफ वही लिखनी है जो आपकी आउटलाइंस होनी है, उन्हीं के ऊपर आप लोगों ने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं और फिर इस सारे ऐसे को आपने एंड पे कंक्लूड करना है। ये मेन चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उनके सामने जब ऐसे का पेपर आता है
तो वो उस पेपर को सबसे पहले तो गौर से पढ़ते हैं, वो सारे पढ़ लिए, उसके बाद उनका माइंड क्लिक कर रहा होता है कि 2-3 तो मुझे ना आते हैं, बस जस्ट इतना ही आते हैं कि बस उसका एक पेज लिख लेंगे, लेकिन वो समझ रहे होता है कि हमें सारा आता है। ऐसा नहीं होता। उसके बाद कोई एक ऐसे जो है आप वो सिलेक्ट करें, देन स्टार्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप उस ऐसे को रफ पे लिख लें, बैक पेज पे लिख लें, उस पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट होगी, और फिर उसके बाद इसको लपेट के जेब में डाल दें। फिर इसको आपने नहीं छेड़ना, उसी जो ऐसे आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया है उसी पे ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी है, छोड़ दें बाकी आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा। जब आपने एक सिलेक्ट कर लिया है तो फिर उसी पे कमांड लेकर चलें, कम्प्लीटली उस पर लेकर चलें। ये वैसे एक आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे जो है आपके पास इसके CSS में जो है वो 12 to 14 पेजेस एंड PMS में आपके 14 to 16 पेजेस का ऐसे होना चाहिए ओवरऑल जो आपका ऐसे है। और बॉडी पैराग्राफ्स के बाद आपने कंक्लूजन भी लिखना है। इंट्रोडक्शन जो है ये आपका टू सम एक्सटेंट 1 पेज का मोर देन एनफ। सिमिलरली कंक्लूजन जो है ये भी 1 पेज, मीन्स पेज 1 पेज अगर है तो भी ठीक है, अगर पेज के बिल्कुल यहाँ पर अगर आपका ऐसे एंड हो रहा है, जो कंक्लूजन है इंट्रोडक्शन भी है, इट्स ओके, मोर देन एनफ है। अब आते हैं रिपोर्ट की तरफ जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि स्टूडेंट्स even did not understand how to attempt the essay and even don't grasp the essay's essence। अब ये क्या लें कि ऐसे जो उसने दिया है उस ऐसे को अटैम्प्ट तो करना है, लेकिन उस ऐसे वो उसकी डिमांड क्या है। अगर उसने कोई ऐसे पूछ लिया है कि इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, इतने बड़े ताशा ऐसे जो भी आए हुए हैं, उन सब को आपने ग्रैस्प किस तरह करना है और किस चीज़ को लेकर चलना है। तो वो कहते हैं कि मोस्टली 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते जो उन्होंने पेपर चेक किए हैं। तो लैक ऑफ कंसेप्ट। सेकंड कहते हैं शैलो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कि जो वो सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में उनके पास बिल्कुल खोखला सा नॉलेज है। वो नॉलेज कैसा है कि बस सरसरी सा स्टीरियोटाइप नॉलेज जिस तरह होता है, सुनी सुनाई बातें उसी को लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ये कर सकते हैं, ऐसे में ये नहीं कर सकते। ऐसे एक डिस्कशन है एंड इन डिस्कशन यू मस्ट पुट योर ओन थॉट्स एंड क्रिएटिविटी। ये हमें आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड पॉइंट है कि इन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैब, कि वोकैब जो है, अब वोकैबलरी के लिए जो स्टूडेंट्स मोस्टली जो उनका वीक्स होते हैं वही होता है कि कुछ बड़े बड़े वर्ड्स याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बस जहाँ आया उसको लिख दिया कि बड़ा ये अच्छा सा वर्ड है, बड़ा सा वर्ड है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। राइट द वोकैबलरी ऑन राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम, ये एक बहुत बड़ा एक स्किल है। और इसके लिए मैं हमेशा ये कहता आया हूँ स्टूडेंट्स को कि जितनी आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपका लिखने का स्टाइल अच्छा होगा। एक ये चीज़। सेकंड ये है कि जितना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। अब स्टूडेंट्स को मैं बारहा कहता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कल सुबह से लेके आज तक जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने देखा है दुनिया में, आप घर से बाहर निकले, लाइब्रेरी गए हैं, वट एवर जो शॉपिंग की है, कहीं भी गए हैं, पेरेंट्स से मिले हैं, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, जो कुछ भी आपने किया वो सारा राइट डाउन करके दो मुझे। इससे आपकी ये इस तरह का काम अगर आप 1 मंथ में कर लें कि आप बिल्कुल जो है एक स्पॉन्टेनियस राइटिंग करें, एक्सटेम्पोर आप उसको जो है लिखना स्टार्ट कर दें किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके बाद आफ्टर 1 मंथ आपकी राइटिंग में किसी किस्म की कोई फ्लॉ नहीं होगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ये काम टफ़ है, ये हमेशा मैं अपने कॉलम्स में भी लिख चुका हूँ, इवन क्लासेस में भी कह चुका हूँ कि ये एक काम है। आप एकेडमीज़ में जाएं, आप जहाँ मर्ज़ी बड़ी से बड़ी एकेडमी में चले जाएं,
जब आपके पास राइटिंग स्टाइल ही नहीं होगा तो टीचर लेक्चर देके चला जाएगा, आप भी ऐसे देखते रहेंगे और उसके बाद आप जाके ऐसे बस कोई बुक देखेंगे, कोई यूट्यूब से देखेंगे, कोई जो है गूगल से देखेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे ये डेमोक्रेसी के ऊपर तो मुझे लिखना नहीं आता अभी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद जाके लिखना चाहिए। तो नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन आप उसको ना लिखें, उसको छोड़ दें। जब आप पढ़ के लिखेंगे तो फिर तो आपका नॉलेज तो ना हुआ, वो तो आपका वही, फिर आप उसमें कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो उसको छोड़ के आप जो सर लेक्चर दे रहे हैं, जो सर बोल रहे हैं, आप उसी को राइट डाउन करें और उसकी एक्सप्रेशंस को लिखें, अपनी फीलिंग्स को लिखें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं सोसाइटी के बारे में, आप किस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यू मस्ट हैव टू राइट डाउन ऑन दीज टॉपिक्स। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन बनेगा, टॉपिक का ब्रॉड व्यू बनेगा आपके सामने। ये नेक्स्ट कभी हम लेक्चर्स में भी ये बात भी करेंगे। स्टीरियोटाइप आंसर्स मैं पहले बता चुका हूँ। आइसोलेटेड सेंटेंसेस रेदर देन कोहेसिव पैराग्राफ्स। अब आइसोलेटेड सेंटेंसेस क्या हैं कि एक सेंटेंस जो है वो लिखा डेमोक्रेसी के ऊपर, फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो कोई इकोनॉमी पे लिख दिया कि इसको रिलेट कर रहे हैं, फिर बीच में हो गया नहीं ये तो रिलेशन नहीं बन रहा, अब दोबारा डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद कोई और सेंटेंस लिखा, तो बिल्कुल इररेलेवेंसी, कोहेसिवनेस नहीं होती स्टूडेंट्स की। उसकी रीज़न क्या होती है, वो कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं, स्कैटर्ड उनके पास थाट्स आ रहे होते हैं। तो एक कोहेरेंस जो है लेकर आनी, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। अपनी राइटिंग में, इवन उर्दू में भी आप राइटिंग कर रहे हैं या इवन आप इंग्लिश में राइटिंग कर रहे हैं, तो आपके थाट्स का एक लिंक बनना चाहिए, एक सांस नहीं टूटना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जो पढ़ने वाला है वो उसका दिल करे कि बस जब तक एंड ना हो मैं इसको छोड़ ही ना इस राइटिंग को। ये एक एक्सप्रेशन है और ये जस्ट रीडिंग से आएगा, रीडिंग से एंड राइटिंग से, रीडिंग से एंड राइटिंग से, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, वो कहते हैं FPSC वाले कि नेदर को कोहेरेंस नार क्रिएटिविटी, ना कोई कोहेरेंस है ना क्रिएटिविटी है। नेदर एबल टू बिल्ड एन अरेंजमेंट एंड आर्गूमेंट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स नार सब्सटेंशिएटेड इट विद फैक्ट्स, कि ना ही जो अरेंजमेंट है फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। अब देखें कि आपका जो उसने कुछ पूछा हुआ है कि इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप या पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो आपने लिख दिया, फिर आप उसके बाद आप वे फॉरवर्ड भी दें, अपने जो मल्टीपल एंगल से उसको लेकर जाएं, और फिर उसके बाद जो उसकी हर्डल्स आ रही हैं वो भी लिखें, और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ जाएं। तो एक और डिफरेंट वे से आप उसको एनालाइज कर रहे हैं ऐसे को, वो आपको नहीं फील करता। आप खुद से अपनी जब सजेशंस देंगे और सॉलिड सजेशंस देंगे तो वो आपका जो ऐसे है वो एक्सप्रेशंस अच्छा देगा, उसका एक्सप्रेस अच्छा होगा। आपने इम्प्रेशन नहीं डालना राइटर के ऊपर, आपने उसको एक्सप्रेस करना है। गॉट इट? सो एक और उन्होंने बड़ी मज़े की बात लिखी है इसमें रिपोर्ट में कि जो स्टूडेंट्स के पास जो है वो रेडीमेड मटेरियल होता है, कि पहले से ही कोई किसी को पैराग्राफ्स को रटे मार लेते हैं और जैसे ऐसे आया तो उसको उसी रटे को आगे पीछे करके उस सारा बिल्कुल आंखें बंद करके लिख दिया। नो डाउट आपके पास जो चीज़ याद करते हैं वो होता तो रटा ही है, लेकिन आप वहाँ से सेंटेंसेस को उठाएं, आप वहाँ से वकैब को उठाएं जो आपने रटे मारे हुए हैं, और उसको अपनी सोच में ढालें और फिर उसके बाद लिखें, तो वो बहुत अच्छा और फिट किस्म का ऐसे बनेगा, ना कि आप बिल्कुल ही छापा मार स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग। अभी मैं इसी की बात कर रहा था। ओरिजिनल थिंकिंग जो है वो तभी आएगी जब आपका लिखने का स्टाइल, आपके एहसासात और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी क्रिएटिव होंगी, उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा, तो आपका फिट ऐसे बनेगा। क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो है ये एक बहुत अच्छा जो है वर्ड है, और क्रिटिकल एवेल्यूएशन में यही चीज़ होती है कि आप जो एवेल्यूएशंस कर रहे हैं उसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करें, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स प्रॉज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करें, उसकी एवेल्यूएशन करें माइन्यूटली डिस्कस करके, फिर उसके बाद उसको बताएं कि ये हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें ऐसे। देखिए सजेशन होता है, आप कोई ऐसे उठा के देख लें, वो आपसे सजेशन मांग रहा है कि आप बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो
तो जो आपके एक्सप्रेशंस होंगे, जो आपकी थिंकिंग होगी, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी, वही आपकी जो आप उसको अपने उस ऐसे में लिखेंगे, देन इट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप जस्ट उसको क्रैम करके किसी और तरीके से आगे पीछे लिखेंगे, वो जस्ट 2-3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद वो क्रॉस करेगा, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 35 मार्क्स दे के नेक्स्ट पेपर चेक करेगा। सो आप इसको माइंड में रखें और इसके साथ साथ जो है आप कोई बुक रीड करें। अब इवन आपका हफ्ते बाद भी पेपर है ना, तो फिर भी आप बुक रीडिंग करें। ये सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये सारी जो है बुक रीडिंग से ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएंगी। और आप मैं लिंक्स में कुछ बुक्स दे दूंगा, छोटे छोटे नावल्स हैं, आप उसको जस्ट अपनी एक हैबिट बना लें। अगर आप कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में जा रहे हैं फिर भी आप हैबिट बना लें, अगर आप नहीं जा रहे फिर भी बुक रीडिंग तो हैबिट होनी ही चाहिए। ये जनरेशन बुक से महरूम होती जा रही है। बुक इस नॉलेज जो एक इंसान को, जो एक जनरेशन को एक इल्म की जो गहराइयों तक लेके जाता है और सोचने की जो है वो वुसअतें अता करता है, वो सारी की सारी लोगों जो हमारी जनरेशन है वो वैसे भी ख़त्म कर दी जा रही है इसको। तो एस्पायरेंट्स को तो चाहिए कि वो रीडिंग करें, एस्पायरेंट्स को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ें, ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ें, इवन रिकमेंडेड को बुक्स को उठा के देख लें, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। इवन आप एक दिन में एक पेज पढ़ लें, रीड 3, कहते हैं कि रीड 1 बुक इन 3 times, नॉट 3 बुक इन 1 टाइम। आप एक पेज पढ़ लें, उसमें भी आपको उसको जो अच्छी बुक होगी आपको बहुत कुछ दे जाएगी, एक पेज भी बहुत कुछ सिखा जाएगा आपको। होप सो कि आपको ये ऐसे के जो फ्लॉज हैं ये आपको जो है कुछ ना कुछ समझ आ गए होंगे और आप इसके ऊपर जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करें। हम डिस्कस करते हैं कि आप एक अच्छा ऐसे जो है वो किस तरह लिख सकते हैं। फॉर अ गुड ऐसे you must use your creative thinking, your feelings, and you must have to grip on that topic which you are going to attempt in any topic, regardless कि वो जैसा भी टॉपिक है, आपको उस टॉपिक के ऊपर जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। आप ऐसा टॉपिक चूज़ करें, और ग्रिप कैसे आएगी ये भी मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूँगा। अब फर्स्ट क्या है कि आपके पास करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज है, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो उसमें वो फ्लॉलेस होनी चाहिए और उसमें कोई किसी किस्म की जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन वही बात कहूँगा और आई थिंक कि आपको इस बात की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाए कि जब तक आप नहीं लिखेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप रोज़ के 2 to 3 पेजेस नहीं लिखेंगे, आप दुनिया की किसी भी एकेडमी में चले जाएं, आपको लिखने का फ़न, आपको लिखने का आइडिया, आपका एक्सप्रेशंस उस लेवल तक नहीं जाएगा जिस लेवल तक एक बेस्ट राइटर जो है एक बेस्ट ऐसे राइटिंग के लिए नेसेसरी है। गॉट द पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी। अब क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज मीडिया पे आ गया है, तो मीडिया की रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि सेंसरशिप क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो है वो मीडिया को किस तरह लेके चलता है। इसी तरह आपकी और जो इसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपने इकोनॉमी पे लिखना है, इफ़ यू आर राइटिंग ऑन इकोनॉमी देन यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ ट्रेड बैलेंस एंड व्हाट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, इन्फ्लेशन, ये सारी की सारी इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। ये आप खुद से ही डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, उसके साथ साथ जो है मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी इसका जो है वो ज़्यादा चल रहा है इसका, और उसके साथ साथ जो है आपका जो सोशल जो हैं इश्यूज़ हैं वो, इन सारी की आप एक लिस्ट बना लें, इनकी लिखें, गूगल पे जाके लिखें टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, रिलेटेड टू मीडिया, एजुकेशन, सोशल, उसकी एक लिस्ट बनाते जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली वो टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी। आप पैराग्राफ में वैसे ही लिख सकेंगे उसको। पैराग्राफ लिखना आपको जब आता होगा तो आपको माइंड खुद ब खुद उसको क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट थाट। अब यह है कि आप मीडिया पे लिख रहे हैं और आपका जो थाट है, जो बॉडी पैराग्राफ या इंट्रो या आउटलाइंस में है,
और वो आपका थाट जो है वो किसी और तरफ चला गया है, आपने मीडिया पे लिखते लिखते किसी और चीज़ को उसमें घुसेड़ दिया है, तो टोटली वो उसको पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। जो आप आइडिया दे रहे हैं उसमें कोई लॉजिक भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी से कोई कहानी डाल दें और जो जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता होगा तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट यह है कि आपने जब पैराग्राफ लिखना है फर्स्ट आपने आउटलाइन लिख ली हैं, देन इंट्रो एंड देन बॉडी पैराग्राफ। आउटलाइंस पे हम एक लेक्चर ले लेंगे कि आउटलाइंस किस तरह बनानी है। सिमिलरली इंट्रोडक्शन जो है मोस्टली ये है कि आपने आउटलाइंस को ही इंट्रोडक्शंस में लिखना होता है, उसी को आप उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूज़ करें, उसी को मोल्ड करें और ऐसे में उसकी कोहेरेंस और कोहेसिवनेस के साथ लिखें, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन उसका आपका क्या है कि बॉडी पैराग्राफ है। अब बॉडी पैराग्राफ में क्या है कि आपने कोई सेंटेंस, एक ओपनिंग सेंटेंस लिखा है, उस ओपनिंग सेंटेंस को आपने एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट देना है। उस सपोर्टिंग आर्गूमेंट को फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एग्जांपल देनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक सेंटेंस आपने लिखा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज out of question without strong democracy। आपने ओपनिंग लाइन दे दी है, यहाँ पे आपने अपनी आउटलाइंस की में से उठाई है या आपने ख़ुद से एक अच्छी सी एक आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डेमोक्रेसी के साथ रिलेट कर दी है। गॉट इट। आपने अपनी बात को बयान कर दिया है कि मैंने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के बगैर आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे इसका एक आर्गूमेंट देना है, कैसे? ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, जो जहाँ कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी जो है वो सही नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो इसको आप रिलेट करते जाएं। फिर उसके बाद क्या है कि आप फॉर इंस्टेंस कह के फिर अपनी एग्जांपल दें किसी भी कंट्री की। वेस्टर्न कंट्री से मोस्टली जो है आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। उसको एग्जांपल देने के बाद फिर उसके बाद आप कुछ लाइनें और लिखें, डेमोक्रेसी के ऊपर लिख लें 1-2 सेंटेंसेस और उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करें और फिर लिखेंगे हिंस इट इज़ प्रूव्ड। यहाँ पे हम एक मज़ीद लेक्चर्स भी लेंगे क्योंकि इसमें हम जो है मोस्टली ऑन द होल चीज़ें कवर करनी थी। फिर एक एक टॉपिक के ऊपर हम जो है पूरा लेक्चर लेंगे जिस पे आपको जो आपके माइंड में क्लैरिटी, जो क्वेश्चंस हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, क्यूरीज़ हैं, वो क्लियर हो जाएं। तो ये एक मेन चीज़ है जो आपके ऐसे के लिए मोर देन नेसेसरी है। सो यू कैन राइट एन essay on anything but must follow those rules which we have mentioned in this lecture, and you just have to start your writing from now and onwards। अब अभी से लिखना स्टार्ट कर दें। अगर ये लेक्चर एंड हो तो आप इसको रखें अपने मोबाइल को जहाँ पे भी आप देख रहे हैं और लिखना स्टार्ट कर दें। आप लिखेंगे नहीं, आप अपने थॉट्स को डेवलप नहीं करेंगे, आप अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करेंगे, देन आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है इस दुनिया में कि आपको उसको ऑटोमेटिकली देखें। या तो आपकी जो स्कूलिंग इतनी हाई लेवल की हुई है कि आपको पहले से आप लिख चुके हैं, फिर तो ओके है। अगर आप अभी से लिखना का ढंग सीख रहे हैं तो फिर आपको बार बार लिखना चाहिए।
आपको इतना लिखना चाहिए कि आपके हाथ थक जाएं, आपको लिखते हुए आपके हाथ जो है वो दर्द करें। उसके बाद जाके आपकी जो एक राइटिंग का स्टाइल है और राइटिंग का जो आपका मेन जो एक एक्सप्रेशन है तब जाके बनेगा। होप यू हैव गॉट द ऑल पॉइंट्स। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रॉम अस in the comment section. Thank you so much. Best of luck.